ऑलराइट क्लास, लेट्स स्टार्ट। पिछली क्लास में हमने स्टेगनोग्राफी और इंक्रिप्शन के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की थी, सही है। और हमने देखा था कि इंक्रिप्शन में हमने सिंपल एग्जांपल किया था एक एक्सॉर साइफर का, कि अगर आप प्लेन टेक्स्ट और की को इनक्रिप्ट कर देते हैं, सॉरी, प्लेन टेक्स्ट और की को अगर आप एक्सॉर करते हैं तो साइफर टेक्स्ट आएगा, और साइफर टेक्स्ट और की को एक्सॉर करेंगे तो वापस जो ओरिजिनल आपका प्लेन टेक्स्ट था वो रिट्रीव हो जाता है। ठीक है, इसमें हमने बात ये की थी कि अगर तो एक्सॉर में की एक्सॉर इंक्रिप्शन में अगर की लेंथ जो है वो इक्वल टू द प्लेन टेक्स्ट लेंथ है तो वो वन टाइम पैड कहलाता है और वो परफेक्ट सिक्योरिटी है। ठीक है, एज अपोज टू दैट अगर आप की को रीयूज कर रहे हैं, यानी की का साइज छोटा है और एक प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए आपको वो की मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल करनी पड़ी है फॉर डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, तो इन दैट केस आपकी एक्सॉर इंक्रिप्शन जो है वो काफ़ी वीक हो जाती है। ठीक है, इसलिए एक्सॉर इंक्रिप्शन ऑन इट्स ओन उसे तगड़ा नहीं समझा जाता, उसे किसी और चीज़ के साथ इस्तेमाल करें तो फिर वो स्ट्रांग होती है, वरना उसमें काफ़ी वीकनेसेस हैं। ठीक है, आज हम बेसिकली वही देखेंगे कि एक्सॉर साइफर में क्या वीकनेस है, उसे कैसे ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो अगले डिज़ाइन है, जो एक्सॉर से हट के जो इंक्रिप्शन का डिज़ाइन होता है, वो फिर क्लास के एंड पे हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है। क्रिप्ट एनालिसिस बेसिकली आपकी प्रोसेस है कि आपके पास साइफर टेक्स्ट पड़ा हुआ है, आपने और आपके पास की नहीं है असूली तौर पर, तो उस टेक्स्ट को एनालाइज करना है आपने, और उसमें आपने कोई ऐसे पैटर्न फाइंड करने हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप उस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर लें या उससे आप की डिराइव कर लें। ठीक है, तो वो क्रिप्ट एनालिसिस के जुमरे में आता है। ठीक है, और इंक्रिप्शन स्कीम किसी की भी बात करें तो अगर हम किसी स्कीम को कहें कि वो कंप्यूटेशनली सिक्योर है तो उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा उस इंक्रिप्शन स्कीम को इस्तेमाल करके, ठीक है, वो दो क्राइटेरिया को मीट करता है। एक है कि साइफर को ब्रेक करने में जो आपका कॉस्ट लगेगी, ठीक है, जितना पैसा खर्च होगा वो उस डेटा की वैल्यू से कई कम है, कई गुना ज़्यादा कम है। ठीक है, यानी आपने कोई किसी मुल्क के स्टेट सीक्रेट्स को आपने डिक्रिप्ट करके अपने कब्जे में लाना है, और एनिमी कंट्री है फॉर एग्जांपल, तो इन दैट केस आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर अगर इस क्लास की ग्रेड्स को मैंने इनक्रिप्ट करके एक फाइल में रखा है, अब पैसे खर्च करके आप उस फाइल को डिक्रिप्ट कर लेंगे तो आपको क्या फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ होती है कि आपका ऐसे इंक्रिप्शन होनी चाहिए कि उसे ब्रेक करने में आपको जितना पैसा लग रहा है वो उस डेटा की वैल्यू से कई गुना ज़्यादा हो, ताकि बेसिकली आप डिटर कर रहे लोगों को। और दूसरी चीज़ है कि साइफर को ब्रेक करने में जो टाइम लगता है वो उस इंफॉर्मेशन के लाइफ टाइम से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी कोई इंफॉर्मेशन है जो कि 1 साल तक यूजफुल रहेगी, 2 साल तक, 3 साल तक यूजफुल रहेगी, और आपने जो साइफर लगाया उसे अगर 10 साल लगते हैं ब्रेक करने में तो वो ठीक है, क्योंकि चांसेस आर कि 10 साल के बाद शायद वैसे ही आपने उस इंफॉर्मेशन को जो है पब्लिक कर दिया, तो आपका इतना टाइम लगना चाहिए कि तब तक इंफॉर्मेशन की वैल्यू कोई ना रहे। ठीक है, तो यहाँ भी मकसद वही है कि आपने लोगों को बेसिकली डिस्करेज करना है उस साइफर को ब्रेक करने से। ठीक है, तो अब जब भी आपने किसी साइफर को ब्रेक करना होता है, ठीक है, एक और टर्म क्रैक भी इस्तेमाल होती है, आपने क्रैक करना होता है। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट टाइप के अटैक्स होते हैं, याद करा दिया। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ के अटैक्स होता है। एक होता है ठीक है, एक अटैक होता है साइफर टेक्स्ट ओनली। ये बेसिकली आपका सबसे डिफिकल्ट अटैक होता है कि आपके पास सिर्फ साइफर टेक्स्ट अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, बाय द वे इन सारे अटैक्स में आपको पता होगा कि इंक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या है और आपको पता होगा कि साइफर टेक्स्ट क्या है जिसे आपने ब्रेक करना है।
ठीक है। एडिशनल क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो अगर आप साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक कर रहे हैं तो उसमें आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ साइफर टेक्स्ट है, उसे इस्तेमाल करते हुए आपने जो है ओरिजिनल डेटा जो इसमें से निकाल एक्सट्रैक्ट करना है। फिर दूसरा होता है नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक। नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक में क्या होता है कि आपके पास साइफर है, आपको एल्गोरिदम पता है, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, ठीक है, और इंक्रिप्टेड जो आपका साइफर टेक्स्ट है, ये दोनों चीजें आपको पता है। उसके अलावा उस साइफर टेक्स्ट में कुछ जगहों पे आपको पता होगा कि ये जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है इसके कॉरिस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट क्या होगा। ये बात क्लियर हुई है कि पूरा जो आपने इंक्रिप्ट किया है पूरे का पूरा मैसेज तो आपको नहीं पता, पर उस मैसेज का एक हिस्सा होगा या मल्टीपल हिस्से होंगे वो आपको पता है, और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो आपका साइफर टेक्स्ट था वो भी आपको पता होगा। ठीक है, तो ये जो है ये नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक होता है। तीसरा होता है चोजन प्लेन टेक्स्ट या चोजन, तीसरा चौथा बेसिकली होता है चोजन प्लेन टेक्स्ट एंड चोजन साइफर टेक्स्ट अटैक। इसमें क्या होता है कि जो अटैकर है वो अपनी मर्जी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये टेक्स्ट है, इसके यानी ये एक पीस ऑफ टेक्स्ट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइफर टेक्स्ट होगा वो मुझे बता दो, या फिर ये साइफर टेक्स्ट एक छोटा सा पीस है, बस इसे जो है डिक्रिप्ट करके मुझे बता दो। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये उस सारे से बाकी पहले दो से ज्यादा आसान होते हैं। क्यों आसान होते हैं? क्योंकि इन दीज टू अटैक्स आपका जो अटैकर होता है वो क्या कर सकता है कि वो इस तरीके का डेटा सेट दे सकता है इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन के लिए एक खास पैटर्न फॉलो करते हुए, और उस पैटर्न को फॉलो करने का ये फायदा होगा कि आपको कुछ इनसाइट्स मिलेंगी जिसकी बेसिस पे आप पूरे का पूरा साइफर क्रैक कर सकते हैं। यानी ये पॉइंट क्लियर है। एक चीज है, पहला जो अटैक है आपके पास सिर्फ साइफर टेक्स्ट है, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है, तो वो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। दूसरा ये है नॉन प्लेन टेक्स्ट, उसमें आपके पास साइफर टेक्स्ट है और कुछ साइफर टेक्स्ट जो है उसका आपको कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट भी पता है, पर आप अपनी मर्जी से नहीं वो कर सकते। यानी ये हो सकता है कि शुरू की कुछ लाइन जो है वो आपको पता है, शुरू के कुछ ब्लॉक्स पता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता। जो तीसरा और चौथा है उसमें आप अपनी मर्जी से कह सकते हैं कि ये टेक्स्ट है, मुझे चलो सिर्फ ये बता दो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट क्या है, या ये साइफर टेक्स्ट है मुझे बता दो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट क्या है। उससे फिर ये होता है कि आप उस तरीके के वैल्यूज दे सकते हैं जिससे आपको फर्दर इनसाइट्स मिल सके, आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अचीव होती है। ठीक है, तो वो फिर ज़्यादा आसान हो जाते हैं। इसलिए आखिरी दो जो अटैक है वो ज़्यादा आसान है कंपेयर टू पहले दो के। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इज इट पॉसिबल टू गेट योर हैंड ऑन अ प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर। यानी मैंने कह दिया है कि जो नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक था उससे मैंने कहा है कि इट इज पॉसिबल कि जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है उसके कुछ हिस्से का कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट आपको ऑलरेडी पता है। ये पॉसिबल है आपके ख्याल में? यानी ये टॉय एग्जांपल है या रियल लाइफ में ऐसे हो सकता है? एनी आइडियाज? कभी ऐसे हुए कि आपके पास इनक्रिप्टेड टेक्स्ट हो और आपको पता हो कि ये वाला जो हिस्सा है ये क्या चीज है? चलें एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं कि आपने कभी अगर कोई प्रॉपर इंडस्ट्रियल लेवल कोड सोर्स फाइल्स देखी हो ना, किसी ने देखी है इधर? यानी अपना कोड नहीं, अपने दोस्तों का कोड नहीं, एक्चुअल किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का या किसी प्रोफेशनल ने किसी इंडस्ट्री में किसी ने कोड लिखा हो। अच्छा, तो उस सोर्स फाइल में क्या होता है, यूजुअली शुरू के अंदर ना वो कॉपीराइट की कुछ लाइंस होती हैं। यानी इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि दिस प्रोग्राम इज फ्री सॉफ्टवेयर, यू कैन रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड और मॉडिफाई under the terms of version 2.1 of the new lesser general public license as published by the Free Software Foundation. ठीक है, इस तरह का जो लिखा होता है ये काफी सोर्स फाइल्स में आपको मिलेगा। आप ये जो मैंने जहाँ से उठाया है, मैंने लिनक्स का कोड देखा था और उस कोड के अंदर जितनी भी फाइल्स थी उनके स्टार्ट पे ये चीज लिखी हुई थी।
ठीक है, पर हम लिमिटेड लिनक्स के कोड में नहीं है। कोई भी कोड अगर अपना गिटहब पे रखता है, कोई पब्लिक करता है, तो उसमें ये कॉपीराइट वाली लाइंस होंगी। ठीक है, अब मकसद क्या था इस बात का, इस एग्जांपल का? मकसद ये है कि लेट्स सपोज मैं आपको एक सोर्स फाइल देता हूँ इनक्रिप्टेड। मैं कहता हूँ इस सोर्स फाइल को आपने क्रैक करना है, आपने मुझे बताना है कि इसके अंदर एक्चुअल कोड क्या है। ठीक है, साइफर टेक्स्ट आपके पास पता है, एल्गोरिथम क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। तो अब नॉन प्लेन टेक्स्ट आपको कहां से मिलेगा? ठीक है, तो वो नॉन प्लेन टेक्स्ट जो है वो यहां से मिल सकता है। यानी आप अज्यूम करेंगे कि मुझे जो कोड दिया गया है, जो सोर्स फाइल दी गई है, उसकी शुरू की जो 13 लाइंस हैं वो ये वाला टेक्स्ट है जो कि हर जगह दुनिया में फॉलो किया जाता है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन मिल गई तो इससे आपको ब्रेक करना काफी आसान हो जाएगा। कैसे होगा उस पर भी बात करते हैं। अभी आप बस इस चीज को समझें कि आपके पास एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट जब होता है तो उसके साथ आपके पास इन सम केसेस नॉन प्लेन टेक्स्ट भी होता है। और वो एक एग्जांपल मैंने ये दिया है। आज घर जाना, ठीक है, और कोई भी गिटहब पे जाके लिनक्स की सोर्स फाइल देख लेना, या किसी और कंपनी की कोई सोर्स फाइल देखना, उसमें ये चीज नजर आ जाएगी आपको। तो आपको समझ आ जाएगी कि इस फाइल को कभी किसी ने एनक्रिप्ट किया तो डिक्रिप्ट करना आसान होगा, क्योंकि आपको नॉन प्लेन टेक्स्ट पता है कि शुरू की लाइन है एक्चुअली क्या है और इंटरप्रेट क्या है। ठीक है, कोई और एग्जांपल दें, ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको नॉन टेक्स्ट पता हो, नॉन प्लेन टेक्स्ट पता हो। हाँ जी, ओके, अगर मैं किसी टीवी चैनल की वीडियो को, टीवी चैनल की वीडियो को एनक्रिप्ट करता हूं, तो क्या आप बता सकते हैं कि उसमें प्लेन टेक्स्ट क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, बता सकते हैं। कोई टीवी चैनल की वीडियो है या इमेज है, उसमें कोई ऐसी चीज है जो कि आपको हमेशा पता हो कि ये तो हमेशा होगी। टीवी देखते हैं आप लोग? यस सर। जब भी आप देखते हैं, हर फ्रेम में जब भी आप देखते हैं टीवी, तो क्या चीज हर दफा आपको नजर आ रही होती है चैनल पे? सर उसका चैनल का वो आता है, सिंबल शो होता है। उसका लोगो जो होता है। यस सर, ठीक है ना? लोगो। तो अब देखिए, ये मैंने गूगल की साइट, सॉरी जियो की साइट से मैंने ये एक इमेज उठाया, इमेज नहीं, उनकी वीडियो का स्क्रीनशॉट किया। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो टॉप राइट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, वहां पे जियो का लोगो बना हुआ है। ठीक है, और आप जितनी देर भी वीडियो देखेंगे, जितना भी टीवी देखेंगे, ये चीज हमेशा होगी। और अगर कभी हट भी जाती है तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये वाला लोगो होगा जियो का। तो ये नॉन प्लेन टेक्स्ट है। सही है। अब अगर इस इमेज को मैं आपको इनक्रिप्ट करके देता हूं, तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? आपको पता होगा कि यहां से लेके यहां तक ये जो भी पिक्सल्स बनी हुई हैं, नजर आ रहा है? यस, ये जो पिक्सल्स हैं इनकी वैल्यू, ओरिजिनल की वैल्यू भी आपको पता है, और इंक्रिप्शन के बाद जो साइफर टेक्स्ट है उसमें भी इन पिक्सल की वैल्यू आपको पता है। तो ये नॉन प्लेन टेक्स्ट है, ये बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। यानी सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आपकी इंक्रिप्शन जो है ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है। तो मैं जो इधर स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ पॉइंट, वो है कि आपको पता होना चाहिए कि प्लेन टेक्स्ट फाइंड आउट करना, पूरी इंक्रिप्टेड फाइल में से एक प्लेन टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना, वो कोई अनहोनी बात नहीं है, वो यूजुअली एग्जिस्ट कर ही रहा होता है। और इसका एग्जांपल ले लें तो अगर कोई फाइल है जो कि पोस्ट स्क्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर लिखी गई है, तो उस फाइल की शुरू में एक खास सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होगा, जैसे आप हेडर कह लें, ठीक है, यहाँ पे उसका सिग्नेचर कह लें, तो वो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा होता है। उसके बाद जो चीजें, वो आपने जो कुछ लिखा हुआ है पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल में, आपका अपना टेक्स्ट होगा। जो शुरू में जो चीज है वो हमेशा सेम होगी, वो आपका टेक्स्ट नहीं है, वो पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल का हेडर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो वो भी अगर आपको पता है, और आपको पता है कि हमेशा वो क्या पैटर्न फॉलो करता है, तो उसको भी एज ए नॉन प्लेन टेक्स्ट इस्तेमाल किया जा सकता है।
और आखिरी एग्जांपल है कि लेट्स सपोज आपके पास कोई कंपनी की अकाउंटिंग की फाइल है जो कि इंक्रिप्टेड है। तो आपको पता होगा कि अकाउंटिंग की अगर फॉर एग्जांपल एक्सेल फाइल है तो एक कॉलम होगा, उसके टॉप पे लिखा होगा क्रेडिट, एक कॉलम के टॉप पे लिखा होगा डेबिट, ठीक है, कहीं पे लिखा होगा शेयर अर्निंग्स, अर्निंग पर शेयर, यानी इस तरह की कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो कि अकाउंटिंग वाली फाइल्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये प्रायर नॉलेज इस्तेमाल करते हुए आप डिटरमिन कर सकते हैं कि चलो ये फाइल है इंक्रिप्टेड है और इसमें इस जगह पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इंक्रिप्टेड, चांसेस आर कि वो इन रियलिटी इंग्लिश में वो क्रेडिट है या इंग्लिश में वो डेबिट है। तो इस हिंट को इस्तेमाल करते हुए आप उस साइफर को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और तरीका है प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट डिटरमिन करने का या इन्फर करने का? हाँ जी। और हिंट ये है कि आप सोचें कि इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का अपना बिहेवियर क्या होता है, उसको इस्तेमाल करते हुए आप प्लेन टेक्स्ट डिटरमिन कर सकते हैं। कैसे? और कोई ज़्यादा प्रिसाइज बात करना चाहेगा और बात सही कर रहे हैं पर और ज़्यादा डिटेल्ड एग्जांपल? ठीक है, कॉमा और डॉट इतने कॉमन है, यस है, ठीक है। तो क्लास एक बात याद रखें कि आपका जो फुल स्टॉप होता है वो बहुत कॉमन है इंग्लिश में। अगर आप कोई भी इंग्लिश का टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसके अंदर फुल स्टॉप बार बार आएंगे। स्पेस कैरेक्टर बहुत कॉमन है, वो बार बार आएगा। और क्या चीज कॉमन है? और यानी और क्या पैटर्न हो सकता है इंग्लिश का? ठीक है, और जो बिहेवियर हो सकता है वो होता है कि आप साइफर टेक्स्ट को देखें और उसमें देखें फॉर एग्जांपल कि ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ज्यादा दफा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दफा रिपीट होने का क्या मतलब है? अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो चांसेस आर कि वो फुल स्टॉप होगा या वो स्पेस कैरेक्टर होगा, या फिर अगर इंग्लिश का ही कोई कैरेक्टर है तो कौन सी कैरेक्टर कॉमन है? क्यू हो सकता है, एक्स हो सकता है, आई कॉमन है, ई कॉमन है, वॉवल्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू ये कॉमन है। अगर कोई साइफर टेक्स्ट में कोई कैरेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा दफा एग्जिस्ट कर रहा है तो बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कैरेक्टर एक्स है या वो कैरेक्टर क्यू है या जी है, क्योंकि ये कैरेक्टर इतने फ्रीक्वेंट नहीं है। ए ई आई ओ यू ये कॉमन है, फुल स्टॉप कॉमन है, स्पेस स्पेस कैरेक्टर कॉमन है, ठीक है। तो इस चीज से इंफर किया जा सकता है कि ये अगर बहुत ज्यादा दफा रिपीट कर रहे हैं तो शायद स्पेस हो या शायद ई हो, ठीक है। अब फायदा क्या हुआ है? हम गारंटीड नहीं कह सकते, यकीन से नहीं कह सकते कि ऐसे ही है, पर सर्च स्पेस तो कम हो गई ना। यानी पहले हम देख रहे थे कि ये ए बी सी डी ई एफ सब कुछ हो सकता है, अब हम देख रहे हैं कि नहीं, अगर ये फ्रीक्वेंट है तो यहाँ ये ए होगा, ई होगा, आई ओ यू होगा, या स्पेस होगी या फुल स्टॉप होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सिर्फ 6-7 चीजों के साथ आपने कंपेयर करना है। तो वो आपकी जो सर्च स्पेस है, जो चीजें आपको ढूंढनी पड़ रही हैं, जो कंपेरिजन करने पड़े, वो आपका बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं ड्रास्टिकली। और उसका आगे हम एग्जांपल देखते हैं अभी, ठीक है। और क्या बिहेवियर हो सकते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, यानी पिछली क्लास में भी हमने बात की थी कि सिंगल लेटर वर्ड्स कितने हैं इंग्लिश में? आई है, ए है, यूजुअली इसके अलावा कुछ नहीं है और यही होगा, ठीक है। वो आ सकता है पर कॉमन जो है वो आई ए होता है, ठीक है। फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर ये दो कैरेक्टर का कोई लफ्ज है तो वो कौन से लफ्ज पॉसिबल है? हाँ, नो, एन, अस, वी, टू, इट, इफ, ठीक है, ये कॉमन है। तो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आप साइफर के अंदर वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। तो अब जो है साइफर को ब्रेक करने की कोशिश करता है।
तो पहले कुछ रूल्स, एक रूल क्या है जो हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर आपने प्लेन टेक्स्ट और की को एग्जॉर किया है, और बाय द वे जब मैं एग्जॉर की बात करता हूं तो आप समझ लें कि कंप्यूटर में दो चीजों को एग्जॉर करने का मतलब है कि उन दोनों को बिट बाय बिट आप एग्जॉर कर रहे हो, यानी प्लेन टेक्स्ट है और की है तो इन दोनों की पहली बिट को आप एग्जॉर करेंगे, फिर इन दोनों की दूसरी बिट को एग्जॉर करेंगे, फिर इन दोनों की तीसरी बिट को एग्जॉर करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अगर आप प्लेन टेक्स्ट और की को एग्जॉर करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो साइफर टेक्स्ट होता है। अगर आप साइफर टेक्स्ट और की को एग्जॉर करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट आ जाता है। ये तो क्लियर थी बात, ये हमने इंक्रिप्शन सारी एग्जॉर साइफर जो है एग्जॉर इंक्रिप्शन इसी रूल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है कि अगर आप प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट को एग्जॉर करते हैं तो उससे जो है आपको की मिल जाती है। ठीक है, यानी आप बस ये समझ लें ए एक्सॉर बी इज इक्वल टू सी, ए एक्सॉर सी इज इक्वल टू बी, बी एक्सॉर सी इज इक्वल टू ए, यानी उन तीनों की ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाती है आपकी। ठीक है, ये रूल आपने याद रखना है। और यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं हमने जो शो किया हुआ है कि P1 लेट्स सपोज 1001 है, की जो है 1100 है, और उसका साइफर क्या होगा, साइफर लेट्स सपोज 0101 है जो हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अगर आप P1 और K को एग्जॉर करते हैं तो 0101 आता है विच इज द साइफर टेक्स्ट। अगर आप साइफर टेक्स्ट और K को एग्जॉर करते हैं तो 1001 आ जाते हैं विच इज द प्लेन टेक्स्ट जो एग्जांपल में शो किया हुआ है। और अगर प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट को एग्जॉर करते हैं तो आपका रिजल्ट 1100 आ जाता है विच इज द की इन दिस एग्जांपल, जो लेफ्ट मोस्ट एग्जांपल है बाय द वे, राइट पे दूसरा। ठीक है, तो ये चीज हमने शो कर दी है। अगला पॉइंट क्या है, और ये बात याद रखें कि अगर आपने साइफर टेक्स्ट, आपके पास दो डिफरेंट साइफर टेक्स्ट हैं जो कि एक ही की के साथ इंक्रिप्ट किया आपने। ठीक है, यानी इस एग्जांपल में एक आपका साइफर टेक्स्ट 0101 है और दूसरा साइफर टेक्स्ट 1111 है। तो अगर आप इन दोनों को एग्जॉर करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल वही होगा जैसे अगर आपने प्लेन टेक्स्ट 1 और प्लेन टेक्स्ट 2 को आपस में एग्जॉर किया होता। ठीक है, ये पॉइंट समझना है कि आपने अगर प्लेन टेक्स्ट 1 और की को एग्जॉर किया तो आपको साइफर टेक्स्ट 1 मिला, अगर आपने प्लेन टेक्स्ट 2 और उसी की को एग्जॉर किया तो आपको साइफर टेक्स्ट 2 मिला है। अब अगर आपने प्लेन टेक्स्ट 1 और प्लेन टेक्स्ट 2 को एग्जॉर किया है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बेसिकली वही होगा जो कि प्लेन टेक्स्ट 1 और प्लेन टेक्स्ट 2 को एग्जॉर करके आपको मिलना था। ठीक है, वो भी यहाँ पे एग्जांपल शो कर दिया हुआ है कि C1 और C2 को अगर एग्जॉर करें तो 1010 आता है और P1 P2 को एग्जॉर करें तब भी 1010 ही आता है। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ ये थोड़ी देर में आपको क्लियर होगी, अभी बस आप ये रूल समझ लें कि ये है। और ये बाय द वे घर जाके आप बाय हैंड एक बार करके भी देख सकते। ठीक है, ऑल राइट। तो अब आपने ये रूल से जो कि ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी जो आपको चाहिए थी साइफर टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए, एक्सॉर साइफर को। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्सॉर साइफर को कैसे ब्रेक किया जा सकता है। तो एक ऑप्शन तो है कि आप नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक करें। ठीक है, नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक में क्या होगा, सपोज आपके पास एक इनक्रिप्टेड सोर्स फाइल है। ठीक है, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि आपके पास C++ की कोई सोर्स फाइल है और वो इनक्रिप्टेड है, उसे आपने जो है डिक्रिप्ट करना है और आपके पास की अवेलेबल नहीं है। आप क्या करेंगे, आपको ये पहले से इंफॉर्मेशन पता है कि वो जिस कंपनी ने वो कोड लिखा है वो कंपनी अपनी सोर्स फाइल के टॉप पे एक कॉपीराइट मैसेज डालती है हमेशा, और वो कॉपीराइट मैसेज ये वाला है कि दिस प्रोग्राम इज फ्री सॉफ्टवेयर, यू कैन रीडिस्ट्रीब्यूट इट एंड और मॉडिफाई इट, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको पता है कि शुरू का जो टेक्स्ट है वो ये है, सही है। अब आप क्या करेंगे, अगर आप स्टार्टिंग वाले टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट जो आपको पता है कि क्या है, उसको और स्टार्टिंग वाले साइफर टेक्स्ट को आपस में एग्जॉर करते हैं, तो हमने क्या कहा था पिछले रूल में कि अगर आप साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट को एग्जॉर करेंगे
तो आपको की मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइफर टेक्स्ट तो पता है, आपने अंदाजा लगाया है कि जो प्लेन टेक्स्ट है शुरू में ये होगा, बाद में क्या है वो आपको नहीं पता, और शुरू में ये कॉपीराइट मैसेज है या लाइसेंस मैसेज कह रहे हैं। तो आप जब उन दोनों को, इस टेक्स्ट को और साइफर टेक्स्ट को जब एग्जॉर करेंगे तो जो ओरिजिनल की थी वो आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, और वो की इस्तेमाल करते हुए फिर आप बाकी का जो भी इनक्रिप्टेड टेक्स्ट था उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ है। और यहाँ पे मैं जल्दी से आप लोगों को क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ये वन टाइम पैड नहीं हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमारी अजम्पशन ये है कि आपके पास एक टेक्स्ट है जिसे आपने इनक्रिप्ट किया है, आपके पास एक की है, और की की जो लेंथ है वो टेक्स्ट की लेंथ से कम है, बहुत कम है। ठीक है, अगर तो इक्वल होती तो फिर तो ये जो हम बातें कर रहे हैं ये इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरू का पार्ट अगर आपको मिल भी गया की का, बाकी की तो आपको नहीं पता लगी ना। वन टाइम पैड तो जितना लंबा मैसेज है उतनी लंबी की होती है, तो शुरू की कोई की मिल भी जाए तो सिर्फ उतना ही टेक्स्ट आपको मिलेगा, बाकी नहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये उस एक्सॉर इंक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ जिसमें की का साइज बहुत छोटा है कंपेयर टू द ओरिजिनल टेक्स्ट जिसे इंक्रिप्ट किया गया है, वहां पे ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, और इस एग्जांपल में भी देख लें कि जब आप ओरिजिनल टेक्स्ट जो अंदाजा किया आपने और साइफर टेक्स्ट जो एक्चुअली आपके पास पड़ा हुआ है उसको एग्जॉर्ट करते हैं, तो जितना पार्ट इनका आपस में ओवरलैप था उतनी आपको की मिल जाएगी, और अगर की छोटी है तो बार बार रिपीट होती हुई आपको नजर आएगी। यानी शुरू की कुछ बाइट्स में एक की आपको नजर आएगी, फिर अगली कुछ बाइट्स में वही की दोबारा नजर आएगी, अगली कुछ बाइट्स में वही की दोबारा नजर आएगी। तो वहां से आपको पता लग जाएगा ये की थी, तो बाकी के टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, और ये आपको नजर आ गया कि बहुत ही आसान है। यानी अगर मैं आपको कोई भी चीज दूं, टेक्स्ट दूं इंक्रिप्टेड, और मैं आपको कहूं कि यार एक्सॉर साइफर है, की डिटरमिन करो, तो वो आप एक सिंपल कोड लिख के कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, आगे आ जाए। साइफर टेक्स्ट हमेशा गिवन होगा, अगर साइफर टेक्स्ट नहीं फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, साइफर टेक्स्ट आपके पास है तब भी आप उसे क्रैक करेंगे। तो यहाँ पे अजम्पशन है कि आपको साइफर टेक्स्ट भी पता है और आपको इंक्रिप्शन एल्गोरिदम भी पता है, ये दो चीजें पता है, की नहीं पता आपको। और प्लेन टेक्स्ट जो है या तो आपको बिल्कुल नहीं पता या थोड़ा सा पता है। इस एग्जांपल में थोड़ा सा पता था, तो इसलिए इसे हमने नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक किया है कि आपने साइफर को अटैक करना है, उसके लिए कुछ टेक्स्ट आपको पता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रिप्शन आपको पता है, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने इस पूरी इंक्रिप्शन को ब्रेक करना है। ठीक है, पर ये आसान है। ज्यादा मुश्किल बात क्या होती है? साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक। यानी मजा तो तब है ना कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, आपके पास सिर्फ साइफर टेक्स्ट है, उसे कैसे ब्रेक करना है। ठीक है, तो वो जो है साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक होता है। ठीक है, पहले सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल क्या है कि वी कैन अज्यूम कि आपने जिस इंक्रिप्शन को ब्रेक करना है उस इंक्रिप्शन में जो की इस्तेमाल हो रही है उस की लेंथ 1 बाइट है। 1 बाइट का मतलब है एक ASCII कैरेक्टर, यानी ASCII में जो ABCDEFG सारे होते हैं वो एक एक कैरेक्टर, एक एक बाइट का होता है, 8 बिट का। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि हमने अभी जो की बनाई है वो भी 1 बाइट की है। ओके, अब क्या करेंगे? तो एक सिंपल तरीका है, ठीक है, आप ब्रूट फोर्सिंग कर लें। क्लास किसी भी चीज को आपने ब्रेक करना है तो एक ऑप्शन ब्रूट फोर्सिंग की हमेशा होती है। ब्रूट फोर्सिंग का क्या मतलब है कि आप ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो ट्राई कर लें। यानी लेट्स सपोज आप में से कोई उठ के कहते हैं कि मेरा जो विंडोज का पासवर्ड है उसकी लेंथ 3 कैरेक्टर्स है और सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर्स है, तो ब्रूट फोर्सिंग क्या होगी? मैं पहले ए ट्राई करूंगा, फिर ए बी ट्राई करूंगा, फिर ए सी ट्राई करूंगा, ए डी, और इस तरह से अप टिल जी जी जी। तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थी मैंने सारी ट्राई कर लिया है। इस चीज को ब्रूट फोर्स कहते हैं। इस केस में ब्रूट फोर्स क्या होगा कि आपको पता है कि आपका जो की है वो 1 बाइट की है, यानी 8 बिट्स की। तो 8 बिट्स में कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल होती है? 2 to the power 8 यानी 256।
तो आपने 256 डिफरेंट कीज ट्राई करनी है। पहली की क्या होगी? ऑल जीरो। अगली की क्या होगी? 0 0 0 0 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 0 0 1 0, और इस तरीके से 1 1 1 1 1 1 1 1, यहां तक जितनी भी 256 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उन सारों को आप 1 बाय 1 ट्राई करें, ठीक है। और कंप्यूटर में 256 कॉम्बिनेशन ट्राई करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। इंसानों के लिए भी इतना मुश्किल नहीं है भाई। जो है आप रोज की 100 कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें, 2 दिन में काम हो जाएगा। रोज की 10 कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें, कितना टाइम लगेगा? 25 दिन, 1 महीने में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। आप कुछ पूछे थे? 256 इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैं अगर इसकी जगह 10 मिलियन कॉम्बिनेशन आपको दे दूं, वो ट्राई करना आपके लिए भी मुश्किल है, आपके लिए इम्पॉसिबल है, कंप्यूटर के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। पर इसीलिए मैंने सिंपल एग्जांपल से शुरू किया है कि अभी आपके पास सिर्फ 1 बाइट है की। अब आप क्या करेंगे? आपके पास जो भी इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, आप उसे बेसिकली इन सारी कीज के साथ जो है 1 बाय 1 डिक्रिप्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। इस चीज का क्या मतलब है? लेट्स सपोज पहली की है ऑल जीरोस, तो आप साइफर टेक्स्ट लें, पहली बाइट के नीचे आप ऑल जीरोस लिखें और उसे एग्जॉर्ब करते हैं। अगली बाइट के नीचे ऑल जीरोस लिखें, उसे एग्जॉर्ब करते हैं। तीसरी बाइट के नीचे ऑल जीरोस लिखें, उसे एग्जॉर्ब करते हैं। इस तरीके से जितनी बाइट्स हैं उन सारों के नीचे ऑल जीरो 1 बाय 1 लिखें और एग्जॉर्ब करते हैं। जो रिजल्टिंग बिट्स आएंगे आप चेक करें कि एस्की में वो कोई इंग्लिश का लफ्ज आपको नजर, अगर उन बिट्स को आप एज एस्की ट्रीट करें तो आपको कोई इंग्लिश का लफ्ज नजर आ रहा है? जहां पे अजम्पशन है कि हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है, जो साइफर टेक्स्ट जो प्लेन टेक्स्ट में इंग्लिश में था। तो अगर आपको एंड, दिस, द, दैट, इस तरह की चीजें नजर आनी शुरू हो गई हैं, चांसेस आर कि वही की थी। अगर नहीं नजर आ रहा, गार्बेज नजर आ रहा है, तो उसका मतलब है वो की नहीं थी। अब आप अगली की ट्राई करें एंड दैट इज 0 0 0 0 0 0 0 1। अब ये आपकी 8 बिट्स है। अब हर बाइट के साथ आप इसको एब्जॉर्ब करेंगे, यानी साइफर टेक्स्ट की हर बाइट के साथ आप इसको एब्जॉर्ब करेंगे। फिर आप देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट में जो भी बिट्स आ रही हैं उसे ट्रीट करें एज एस्की, और फिर देखें कि इंग्लिश का लफ्ज आपको नजर आता है कि नहीं। दिस, दैट, द, एंड, इज, इस तरह के लफ्ज नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अगर आ रहे हैं तो आपकी इंक्रिप्शन ठीक थी, वो की थी आपकी, सॉरी। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वो भी गार्बेज है। आप अगली की ट्राई करें, विच इज 0 0 0 0 0 0 0 1 0, उसके बाद 1 1 वाली होगी। तो थिंग इज के 256 कीज जो है वो ट्राई करना कंप्यूटर में एक फॉर लूप की मार है। आपने सिर्फ क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, उसमें आप एक फॉर लूप रन करेंगे। ये सारा जो फाइल का टेक्स्ट है इंक्रिप्टेड, वो लेट्स सपोज आपके एक अरे में पड़ा हुआ है, और उस लूप के अंदर आपने क्या करना है, आपने अरे के हर सेल को एग्जॉर करना है। किस चीज के साथ? उस वक्त की जो की है, और की जो है उसे आप इंक्रीज करते रहेंगे। 0 से लॉग फॉर लूप है ना, तो की को आप 0 से लेके 255 तक इंक्रीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतनी वैल्यूज पॉसिबल है, 8 बिट्स है। और वो जो भी की वैल्यू हर आइट्रेशन में होगी, उसके साथ आप अरे के हर सेल को बारी बारी एग्जॉर्ब करें। आपका जो रिजल्ट आएगा चेक करें उसमें आपको कोई इंग्लिश का लफ्ज मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। सिंपल, बड़े आराम से ब्रेक हो जाएगा। वेरिफिकेशन किस चीज की कि ब्रेक हुआ है? नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं कि ब्रेक हुआ है कि नहीं, कैसे पता लगेगा ब्रेक हुआ है? ठीक है, अगर मैंने 2 चीजों को एग्जॉर्ब किया है, 2 स्ट्रिंग्स को एग्जॉर्ब किया है, और गार्बेज एक्स वाई बी 3322 इस तरह की कोई चीज आई है, आपके ख्याल में ठीक हुआ है? नहीं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैंने 2 स्ट्रिंग्स को एग्जॉर्ब किया है
और रिजल्ट में जो बिट्स आई हैं एसकी में अगर उसे देखें तो वो लिखा हुआ है आई लव यू एम की। आपके ख्याल में की हो सकती है? एल्गोरिदम बहुत सिंपल है यार। देखिए इंग्लिश में कॉमन लफ्ज कौन से, आपको पूरी डिक्शनरी देखिए, आप देखें कि एक कॉमन लफ्ज है फॉर, FOR। चलिए मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको सोर्स फाइल इंक्रिप्ट करने को कहा, लेट्स सपोज डिक्रिप्ट करने को, तो सोर्स फाइल में C++ के कोड में फॉर होता है कि नहीं होता? वाइल होता है, इफ होता है, एल्स होता है। तो जब भी आप डिक्रिप्ट करते हैं किसी की के साथ, चेक करें कि फॉर, वाइल, इफ, एल्स, रिटर्न, वॉइड ये नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर ये लफ्ज मिल जाते हैं उस पूरे टेक्स्ट में, चांसेस आर के वो की थे। और इंग्लिश की अगर बात करनी तो आप सारों को ना लफ्जों को देखें, पूरी डिक्शनरी खोल के ना बैठे, आप देखें द एग्जिस्ट करता है, एंड, इज, इफ, और ये एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर कर रहे हैं चांसेस आर के वही की थे। सिंपल है, आपको खुद आंखों से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका जो प्रोग्राम है उसी में आप डाल दें, एक चेक लगा दें कि दो पूरे स्ट्रिंग में कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, इफ कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर आप एक अपनी तरफ से कर सकते हैं कि चलो अगर ये लफ्ज इतनी दफा फ्रीक्वेंसी के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एन्क्रिप्शन की वो की यही थी। पर अगर आपको लगता है कि आपका 1,00,000 लफ्जों का टेक्स्ट था और उसमें दैट वगैरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इफ भी नहीं मिला और भी नहीं मिला, द लफ्ज मिला है और वो कोई 5 दफा ही मिला है, तो 1,00,000 कैरेक्टर में से 5 दफा आपको द मिल रहा है और उसके अलावा कोई इंग्लिश का लफ्ज नहीं मिल रहा, तो वो आप कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस है। चांसेस आर कि द जो है वो अभी तुक्के से निकल आया है, की ये नहीं थी। अगर की वो होती तो फिर बाकी इंग्लिश के लफ्ज भी आपको द के अलावा भी कुछ नजर आ रहा होता। क्लियर है क्लास? एनी क्वेश्चन? हाँ जी। अभी मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। C++ में ब्रेक करना किसी इंक्रिप्शन को, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। एक मकसद है कि मैं एक्सॉर इंक्रिप्शन शुरू में कराई है, यही शो करने के लिए कि ये चीज सिक्योर नहीं है, ठीक है। यानी जो मैं एक बुक पढ़ा था उसकी ब्रूस शायर की, वो सिक्योरिटी का बेसिकली टॉप का बाबा माना जाता है। उसने अपनी बुक में ये लिखा था कि एक्सॉर इंक्रिप्शन जो है इसका बस मैक्सिमम जो आपको फायदा है ना कि आपकी घर पे छोटी बहन है ना, वो आपका डेटा नहीं पढ़ सकेगी। अगर कोई भी सीरियस है ना आपका डेटा पढ़ने के लिए, तो एक्सॉर इंक्रिप्शन ब्रेक करना उसके लिए मुश्किल नहीं है, ये उसने लिखा हुआ था, ठीक है। पर अगली बात ये भी है कि आप ये ना समझें कि एक्सॉर इंक्रिप्शन वीक है तो इस्तेमाल ही कोई नहीं करता, ठीक है। कई लोग होते हैं जो केयरफुल नहीं होता है, वो प्रोग्राम लिखेंगे डेटा को इंक्रिप्ट करना है, वो कहेंगे चलो यार एक्सॉर साइफर इस्तेमाल करो। जिसे नहीं पता कि एक्सॉर साइफर वीक है वो इस्तेमाल करेगा, इंक्रिप्शन हो जाएगी, वो समझेगा मेरा सिस्टम सिक्योर है, ठीक है। और ये इस्तेमाल होते हैं, यानी रियल कोड में कई लोगों ने गलती से इस्तेमाल किया होता है। और आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कुछ अर्से पहले जो मोबाइल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर था उसे गवर्नमेंट ने इजाजत दी थी कि आपने इंक्रिप्ट, अगर अमेरिकन गवर्नमेंट ने, कि अगर आपने इंक्रिप्ट करना है तो आप सिर्फ एक्सॉर साइफर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और नहीं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि गवर्नमेंट के लिए लाजमी होता है कि वो लोगों के फोन कॉल को सुन सके, कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक होना है, अगर कोई थ्रेट है, तो गवर्नमेंट को तो पता होना कि ये क्या बातें कर रहे हैं। जैसे मुझे और आपको नहीं पता होना चाहिए कि दो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, वो प्राइवेसी है। और गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि नहीं, डिबेटेबल, और चलो एटलीस्ट कोई बहाना है कि उन्होंने मुल्क की सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है, तो इसलिए उन्होंने एक्सॉर साइफर की इजाजत दे दी थी कि इसका मतलब है कि आपका साइफर इतना होगा कि आम आदमी जो है ना, ठीक है, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी का नहीं पता, वो जो है डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। और अगर किसी को, और मेजॉरिटी वही होती है, पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिन्हें एक्सॉर साइफर का पता होगा? सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों को पता होगा। कंप्यूटर साइंस वालों में भी कितनों को पता होगा जिन्होंने कोर्स पढ़ा है, और उनमें भी आई एम श्योर जब कोर्स खत्म होगा तो हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद शायद भूल चुका होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि एक्सॉर साइफर का पता बहुत कम लोगों को होगा, पर गवर्नमेंट को पता है, उन्हें पता है कि ब्रेक करना आसान है, इसलिए उन्होंने इजाजत दे दी थी कि चलो अगर इनक्रिप्ट करना ही है तो एक्सॉर साइफर इस्तेमाल कर लो ताकि हम जब चाहें उसे ब्रेक कर सकें,
ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक्सोसाइफर वीक है और ये हमने एक एग्जांपल से शो किया, ठीक है। पर ये एग्जांपल जो था ये भी कोई इतना अच्छा एग्जांपल नहीं है। यानी आप में से कितने लोग हैं जो कि सिर्फ एक बाइट की रखेंगे? अगर की रखनी है तो थोड़ी लंबी की तो होती है ना, यानी 32 बिट्स तो कम से कम होगी, 64 बिट्स होगी, 128 बिट्स होगी। 8 बिट की तो कोई भी नहीं रखता। तो अगर प्रॉपर किसी ने की रखी है, अच्छा सॉरी ये एक एग्जांपल मैं भूल गया था, ठीक है। ये एग्जांपल है वो सिंगल बाइट की ब्रेक करने का। लेट्स सपोज ये आपके प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। ये प्लेन टेक्स्ट बाय द वे मैंने नेट पे जाके आपका ASCII टू बाइनरी कन्वर्टर आपको वेबसाइट मिल जाती है, मैंने वहां पे लिखा हेलो हाउ आर यू और उस चीज का जो कॉरेस्पॉन्डिंग ASCII कोड था वो मैंने जनरेट कर दिया। ये प्लेन टेक्स्ट है और ये जो है ये अटैक करने वाले को नहीं पता। आगे आ जाए, साइफर टेक्स्ट है, ये अटैक करने वाले को पता है और ये बेसिकली की और प्लेन टेक्स्ट को एग्जॉर करके ये आपको सीक्वेंस मिला है। और यहाँ पे मैंने कलर क्यों किया हुआ है? कलर मैंने बस इसलिए किया हुआ है शो करने के लिए कि जैसे पहला वाला जो वाइट है वो ग्रीन में है और वो आगे जाके आपको नजर आ रहा है कि ये ग्रीन में वाइट रिपीट हो गई है, ठीक है। फिर ब्लू वाइट है वो आपको नजर आ रहा है कि आगे जाके रिपीट हो रही है, येलो वाली रिपीट हो रही है, मस्टर्ड वाली रिपीट हो रही है। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो रेड और येलो वाली, सॉरी हाँ, रेड और येलो वाली जो वाइट्स हैं वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है। वो 3 दफा रेड वाली आ रही है और 3 दफा येलो वाली आ रही है, ठीक है। आपके ख्याल में रेड वाली कौन सी होगी? स्पेस। और येलो वाली ओ, ठीक है। येलो वाली ओ है, रेड वाली स्पेस है। और ये क्लासरूम में आपको पता है क्योंकि सब कुछ मैंने शो किया हुआ है। कोई अटैक करे तो उसे नहीं पता कि येलो वाली कौन सी है, रेड ब्लू ग्रीन कौन सी बाइट्स है, ठीक है। उसे सिर्फ ये पता है कि जो येलो वाली, मैंने येलो कलर जिस बाइट को किया हुआ है वो 3 दफा एग्जिस्ट कर रही है और जिसे मैंने रेड किया हुआ है वो भी 3 दफा एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो क्या करता है? ब्रूट फोर्स। हमने की फाइंड आउट कर लिया ना, ब्रूट फोर्स करें। सबसे पहले आप पहली की ले आए ए का जो कॉरेस्पॉन्डिंग ASCII कोड है, जो बिट्स हैं, उनको आप साइफर टेक्स्ट के साथ बारी बारी एग्जॉर करेंगे, ठीक है। पर अभी वक्त जाया ना करें। अभी आप क्या करते हैं, बाकियों को छोड़ें, आप सिर्फ रेड वाले को जो है सिर्फ रेड वाले को आप एग्जॉर करें, जो रेड वाली बाइट थी उसे एग्जॉर करें जो कि ए है उसकी बिट्स के साथ, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या आता है? जो ASCII कोड रिजल्ट आ रहे हैं उसको आप देखेंगे तो वो हैश का साइन है। आपके ख्याल में इंग्लिश लैंग्वेज में क्या चांस है कि हैश इस्तेमाल हो रहा होगा? ट्विटर पे हो रहा होता है, इंस्टाग्राम पे हो रहा होता है, पर वैसे रेगुलर आपने जो किताबें खोल के देखी हैं उनमें हैश कितनी दफा आपने जिंदगी में देखा? बहुत कम। यानी जहां पे इस टेक्स्ट में जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट कैरेक्टर है वो ये रेड वाला है, और आपको लगता है कि हैश सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट होगा इंग्लिश में? नहीं। तो वक्त ज़ाया ना करें, अगले पे आ जाए, अगली की ट्राई करें। अब बी जो है, बी को आपने ट्राई किया है तो बी के जो बिट्स हैं उन्हें आप बारी बारी नहीं, उन्हें आप सिर्फ रेड वाली बिट्स के साथ एग्जॉर्ब करें। तो अब जो रिजल्टिंग बिट्स आएंगी उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग ASCII कैरेक्टर है वो स्पेस है। आपके ख्याल में स्पेस इंग्लिश के टेक्स्ट में मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर हो सकते हैं कि नहीं? हो सकता है, स्पेस होगा मोस्ट फ्रीक्वेंट, ठीक है। तो यहां पे आपको शक होता है कि ये जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर अगर बी से हम डिक्रिप्ट करें तो वो स्पेस बनता है और स्पेस मोस्ट फ्रीक्वेंट हो सकती है, ठीक है। इट इज पॉसिबल। तो क्या होगा, अब वो देखेगा कि चलो बी को इस्तेमाल करते हुए बाकी का जितना भी साइफर टेक्स्ट था उस सारे को भी आप डिक्रिप्ट करते हैं। यानी पहली बाइट को आप बी के साथ एग्जॉर करें, अगली बाइट को बी के साथ एग्जॉर करें, अगली बाइट को बी के साथ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इस केस में जो रिजल्टिंग टेक्स्ट आपको मिलेगा उसको जाके आप देखें कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ASCII वो कैरेक्टर कौन सा बनता है।
तो वो जो मैंने किया था तो वो यही था, हेलो हाउ आर यू। और ये जो है इंग्लिश लग रही है आपको, आपके ख्याल में कि ये ठीक इंग्लिश है, तो इट इज पॉसिबल कि शायद यही जो है की हो। हाँ, ए और बी कहाँ से है? ठीक है, ओके, मैंने अपनी जिंदगी आसान की है, मैंने जल्दी से एक पहली की बना दी, मैंने ऐसा एग्जाम्पल बनाया कि पहली की ए हो, दूसरी की बी हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बहुत लंबा एग्जाम्पल नहीं करना चाहता था, टाइम कम था। आप क्या करेंगे? आपकी पहली की क्या होगी बताएं? हाँ जी, ऑल जीरोस। आखिरी की क्या होगी? ऑल वंस। और बीच में कीज क्या होंगी? ऑल जीरो से ऑल वन तक जितनी कॉम्बिनेशन बनती है वो। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से किया कि चलो पहली की ए बना देता हूँ, दूसरी बी, ताकि जल्दी खत्म हो एग्जाम्पल। और करना आपने यही है, पहले ऑल जीरो ट्राई करेंगे, फिर 0 0 0 0 1 अप टिल ऑल वंस आप जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है क्लास? ये एक सिंपल एग्जांपल किया है कि आपका की जो है वो 1 बाइट की थी। एनी क्वेश्चंस? टाइम खत्म हो गया? 1:45। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है क्लास, तो ये एक एग्जांपल है, पर ये भी थोड़ा टॉय एग्जांपल है, यानी कितने लोगों को आप जानते हैं जो कि 1 बाइट का की इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, तो बेहतर एग्जांपल क्या है कि आपकी की जो है वो मल्टीपल बाइट्स की है, 1 बाइट की नहीं, वो 2 बाइट, 3 बाइट, 4, 32 बिट्स होनी चाहिए ना। 32 बिट का क्या मतलब है? 8 4 32, 4 बाइट का, कम से कम 4 बाइट की तो होगी ना की। तो 4 बाइट वाली की को आप कैसे ब्रेक करेंगे? ठीक है, 4 बाइट की ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर आप बनानी शुरू कर दें तो वो 2 टू द पावर 32 एक बड़ा नंबर बन जाएगा। और ज्यादा बड़ी की है, 128 बिट की है, तो उसका मतलब है 2 टू द पावर 128 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अब इतनी ज्यादा कीज को अगर आप 1 बाय 1 ट्राई करना शुरू करते हैं, आपको साल लग जाएंगे, तो फिर ब्रेक कैसे करेंगे हम इसे? ठीक है, तो इसका तरीका है क्लास कि आप अभी जिंदगी आसान करने के लिए अज्यूम करें कि आपको की लेंथ पता है। ठीक है, आपको पता है कि की लेंथ कितनी है। बाय द वे, वो गारंटीड नहीं होती कि आपको हमेशा पता होगी, और हैविंग सेड दैट की लेंथ को इन्फर करने के लिए तरीके होते हैं, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इतने मुश्किल तरीके नहीं है। ठीक है, जस्ट कि इसको वो हाईली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होगा, उसके लिए हैमिंग कोड वगैरह आपको आने चाहिए, वो मैं इस कोर्स में कवर नहीं करूंगा। ठीक है, अगर कोई शौक है तो मैं आपको रेफर कर सकता हूँ क्या देखा जा सकता है। तो की लेंथ इन्फर करना मुश्किल नहीं है, पर लेट्स सपोज हमें पता है की लेंथ। ठीक है, अब क्या होगा? इंक्रिप्शन एक्सो साइफर का क्या मतलब है कि आपकी की जो लेंथ है, आप प्लेन टेक्स्ट की उतनी लेंथ के टेक्स्ट का एक ब्लॉक बनाएंगे और उसे उस की के साथ एग्जॉर कर देंगे। फिर उसी लेंथ का अगला जो टेक्स्ट है उसे आप उठा के अगला ब्लॉक बनाएंगे और उसे आप की के साथ एग्जॉर करेंगे, और इस तरीके से उस लेंथ के मल्टीपल ब्लॉक बन जाएंगे आपके। क्लियर? ये तो आपकी नॉर्मल इंक्रिप्शन का बिहेवियर है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि 2 ब्लॉक्स को आप उठा लें। ठीक है, 2 साइफर टेक्स्ट ब्लॉक, यानी की लेंथ फॉर एग्जांपल 4 बाइट्स है, तो पहली 4 बाइट को उठाया आपने, अगली 4 बाइट को उठाया आपने। ठीक है, अब आपने क्या करना है? उन दोनों को एग्जॉर कर दें, यानी साइफर टेक्स्ट का जो पहला ब्लॉक था, साइफर टेक्स्ट का जो दूसरा ब्लॉक था, उसे आप एग्जॉर कर दें। एग्जॉर करने का क्या मतलब है? हमने पीछे रूल बताया था कि अगर 2 साइफर टेक्स्ट जो कि एक ही की से एनक्रिप्ट हुए हैं, अगर उन दोनों को आप एग्जॉर करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या होता है? जो 2 प्लेन टेक्स्ट हैं उनका एग्जॉर, यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो 2 प्लेन टेक्स्ट है उन दोनों के एग्जॉर है, उसका जो रिजल्ट होगा वो यही होगा। ये पॉइंट क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर दूं, आपके पास पहला ब्लॉक है फॉर एग्जाम्पल 4 बाइट्स का, दूसरा ब्लॉक है 4 बाइट्स का, साइफर टेक्स्ट ओनली। साइफर टेक्स्ट ब्लॉक 1, साइफर टेक्स्ट ब्लॉक 2, उसे इंक्रिप्ट कर दो, उसे एग्जॉर कर दो दोनों को। रिजल्ट क्या होगा? प्लेन टेक्स्ट का जो पहला ब्लॉक था 4 बाइट्स का, और प्लेन टेक्स्ट का जो दूसरा ब्लॉक था 4 बाइट्स का, उन दोनों को अगर आपने एग्जॉर किया होता तो उसका भी वही रिजल्ट था।
ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों को एग्जॉर्ब करके आपको क्या मिल गया है? आपको मिल गया है कि दोनों प्लेन टेक्स्ट जो है उनको एग्जॉर्ब करने का क्या रिजल्ट आना था। अब इस इंफॉर्मेशन का हमें क्या फायदा है? अगर मुझे पता है कि दो प्लेन टेक्स्ट है, उनको एग्जॉर्ब करके जो चीज आ गई है, उसका मुझे क्या फायदा है? ठीक है, उसका ये फायदा है कि अगला रूल क्या था? अगला रूल ये था कि अगर आपके पास दो प्लेन टेक्स्ट के एग्जॉर्ब का रिजल्ट है, ठीक है, और उन दोनों में से कोई एक प्लेन टेक्स्ट भी है, तो रिजल्ट और प्लेन टेक्स्ट को एग्जॉर्ब करेंगे तो क्या आ जाएगा? दूसरा वाला प्लेन टेक्स्ट। ये पॉइंट क्लियर हुआ? वापस इसे रिविजिट करें जो मैंने रूल आपको शो किया था। ठीक है, यहां पे मैंने क्या आपको रूल बताया था कि ए एक्सॉर बी इज इक्वल टू सी, ए एक्सॉर सी यानी वही चीज है, तो ए एक्सॉर सी इज इक्वल टू बी, बी एक्सॉर सी इज इक्वल टू ए। तो अगर आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट है, दूसरा प्लेन टेक्स्ट है, सॉरी इन दोनों के एक्सॉर का रिजल्ट है, और रिजल्ट के अलावा इन दोनों में से कोई एक प्लेन टेक्स्ट है, तो रिजल्ट और उस प्लेन टेक्स्ट को एग्जॉर्ब करेंगे तो आपको पहला दूसरा वाला जो प्लेन टेक्स्ट था जो कि आपके पास नहीं था वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका फायदा क्या है? हमारे पास तो दोनों ही प्लेन टेक्स्ट नहीं है, हमारे पास तो दोनों ही प्लेन टेक्स्ट है, तो फायदा क्या हुआ सारी बात का? ठीक है, फायदा क्लास ये हुआ है कि यहां पे अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत क्या है? आप देखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो है स्पेस THE स्पेस, कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें स्पेस कैरेक्टर आएगा, फिर द आएगा, फिर स्पेस कैरेक्टर आएगा। इट इज पॉसिबल कि ये जो स्ट्रिंग है ये एग्जिस्ट करता हो अगर इंग्लिश की फाइल है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि आपने प्लेन टेक्स्ट 1 और प्लेन टेक्स्ट 2 के एग्जॉर्ब का रिजल्ट आपके पास पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है? साइफर टेक्स्ट 1 और साइफर टेक्स्ट 2 के एग्जॉर्ब करके। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि वो जो रिजल्ट है जो प्लेन टेक्स्ट 1 और 2 के एग्जॉर्ब का है, उसमें आप स्टार्ट में स्पेस द स्पेस के साथ एग्जॉर्ब करें। रिजल्ट क्या आता है? गार्बेज आती है, इसको एक आगे शिफ्ट कर दें, यानी अगली बिट पे आप स्पेस द स्पेस को लेके जाएं। अभी भी गार्बेज आती है, फिर एक आगे शिफ्ट करें, अगली उससे अगली जो कैरेक्टर था वहां पे स्पेस द स्पेस के साथ आप एब्जॉर्ब करें। यानी मैं आपको शो कर दूं, मैं बेसिकली बात क्या कर रहा हूं आपसे? मैं बात ये कर रहा हूं कि आपके पास ये चीज पड़ी हुई है, ये क्या है? प्लेन टेक्स्ट 1 एग्जॉर, ये एग्जॉर का सिंबल है। प्लेन टेक्स्ट 2, ये आपके पास एक बिट स्ट्रिंग पड़ा हुआ है। अब आप क्या करते हैं, जो द स्पेस है, अब यहां पे लिखें स्पेस द और फिर स्पेस, और इन दोनों को यहां तक जो चीज है इसको एग्जॉर्ब करें। तो अगर गार्बेज आती है तो इसका मतलब है कि दोनों जो प्लेन टेक्स्ट थे उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं था जो कि स्पेस द स्पेस हो। अब आप क्या करेंगे? इसको एक आगे मूव करते हैं, स्पेस द स्पेस। अब आप दोबारा एग्जॉर्ब करें, यानी उसका जो ये वाला पार्ट है और स्पेस द स्पेस। इसमें अब आप देखें कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी प्लेन टेक्स्ट था स्पेस द स्पेस, तो दूसरा वाला जो प्लेन टेक्स्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर गार्बेज मिलती तो इसका मतलब है कि यहां पे भी नहीं था। फिर आप आगे चले, अगर किसी एक जगह पे भी स्पेस द स्पेस एग्जिस्ट करता है तो आपको वहां पे जो है प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा, दूसरे वाला। ठीक है, अब आपके पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? अब आपके पास साइफर 1 पड़ा हुआ है, उस जगह का साइफर 2 पड़ा हुआ है, उस जगह का प्लेन टेक्स्ट 1 पड़ा हुआ है, उस जगह का प्लेन टेक्स्ट 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप बड़े आराम से उनको एग्जॉर्ब करके की निकाल सकते हैं, यानी प्लेन टेक्स्ट 1 साइफर टेक्स्ट 1 को एग्जॉर्ब करें की आ जाएगी,
प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट टू पे रिजॉल्व करें की आ जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुए क्लास? ठीक है, तो बेसिकली सिक्योरिटी में आपका काम क्या होता है? सिक्योरिटी में आपने अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि जो नॉर्मल बंदा जिस तरीके से सोचता है आपने उस तरीके से नहीं सोचना, आपने दिमाग को उल्टा करके सोचना। मैं आपको कहता कि साइफर टेक्स्ट से ब्रेक करो, आप कोई नॉर्मल रेंज जो है नॉर्मल तरीके से सोच के तो ब्रेक ही कर सकते हो। और आप ये सोच सकते हैं कि चलो एक बाइट है तो क्या होगा, मल्टीपल बाइट्स है लेंथ पता है क्या होगा। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रेटजी जो है उन्हें एक्सप्लोर करना होता है किसी भी चीज को अटैक करने के लिए। और सिर्फ अटैक करने के लिए नहीं, अगर आपने डिफेंड करना है किसी चीज को तो आपने दूसरे के दिमाग में घुस के सोचना है कि वो अटैक कैसे कर सकते हैं, उसके मुताबिक मैं अपनी डिफेंस करूँ। ठीक है क्लास, ये पॉइंट क्लियर हुआ है? क्या कह रहे हैं, क्या समझ नहीं आई? हाँ, यकीन ही है, यकीन नहीं है। आपके पास एक साइफर टेक्स्ट था, दूसरा साइफर टेक्स्ट था, दो ब्लॉक थे, उन्हें एग्जॉल्व किया, तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या है? प्लेन टेक्स्ट नहीं है। वो प्लेन टेक्स्ट 1 और प्लेन टेक्स्ट 2 को एग्जॉल्व करें तो उसका जो रिजल्ट है उसके इक्वल है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है? हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है कि दो प्लेन टेक्स्ट को एग्जॉल्व करें तो फिर क्या उसका रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो द थिंग इज, अगर मैं आपको कहूं कि यार इनमें से दोनों प्लेन टेक्स्ट गेस करना मुश्किल है, आप एक प्लेन टेक्स्ट गेस कर सकते हैं। और वो गैस क्या है? आप कहें कि ये जो प्लेन टेक्स्ट है ना वो स्पेस द स्पेस है, क्योंकि इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में ये चीज आ रही होगी। ठीक है, द एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? और स्पेस क्यों मैंने कहा है? क्योंकि द के बाद स्पेस आती है फिर अगला जुमला शुरू होता है, या द से पहले स्पेस आती है फिर जुमला उससे पहले पिछला लफ्ज आता है। ये क्लियर हुआ है? और बाय द वे जब हम एग्जॉल्व कर रहे हैं स्पेस द स्पेस के साथ तो गारंटीड नहीं है कि उस प्लेन टेक्स्ट उन दोनों प्लेन टेक्स्ट में ये चीज एग्जिस्ट करती थी, और ये भी गारंटीड नहीं है कि स्टार्ट में एग्जिस्ट करती है, बीच में शायद एग्जिस्ट करती हो। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आप स्टार्टिंग पॉइंट पे स्पेस द स्पेस के साथ एग्जॉल्व करें। अगर इंग्लिश का लफ्ज मिला है तो इसका मतलब है कि दूसरा साइफर टेक्स्ट ब्रेक हो गया, वरना एक आगे मूव करें। और इस तरीके से उस पूरे ब्लॉक पे आपने ये बारी बारी स्पेस द स्पेस, आगे करके स्पेस द स्पेस, आगे करके स्पेस द स्पेस ट्राई करना है। अगर किसी में भी आपको कोई इंग्लिश का लफ्ज नहीं नजर आता तो इसका मतलब है कि उन दोनों साइफर टेक्स्ट में द एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ठीक है, तो फिर आप अगले ब्लॉक पे आ जाए। फॉर एग्जांपल तीसरे और चौथे ब्लॉक को आप एग्जॉल्व करें, उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें देखें कि इन दो में से कोई एक था जिसमें दो एग्जिस्ट करता हो। अगर था तो आपकी की ब्रेक हो जाएगी, नहीं था, कोई इंग्लिश का लफ्ज नजर नहीं आया, आगे आ जाए। इंग्लिश है तो द आ जाएगा। आपने जिंदगी में कितना टेक्स्ट पढ़ा है जिसमें द ना हो? ठीक है ना, यानी यूजली आप द ना ट्राई करें, कुछ और कर लें। यानी अगर आपको पता है कि उस टेक्स्ट के अंदर आप में से किसी एक का नाम पड़ा हुआ है तो आप वो नाम जो है वो आप द की बजाय डालेंगे और नाम सर्च करेंगे वन बाय वन। जहाँ पे वो नाम आएगा आपको इंग्लिश का लफ्ज मिल जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि क्रैक हो गया। क्लियर है? आपने वो लफ्ज ट्राई करना है जो आपको पता है कि एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, जहाँ पे मैं एक और बात कर लूँ कि हमारी अजम्पशन क्या थी कि की लेंथ पता है, पर की लेंथ गैस करना एग्जॉन इंक्रिप्शन में मुश्किल नहीं है, वो बड़े आराम से हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि हमारी अजम्पशन है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश में है, और इंग्लिश भी आपके जो लफ्ज होते हैं 1 2 3 नंबर नहीं है, कंप्रेस टेक्स्ट नहीं है। यानी मैंने कोई लफ्ज लिखे और उसके ऊपर कंप्रेशन कर दिया है, तो कंप्रेशन के बाद तो उसमें इंग्लिश के लफ्ज एज सच एसकी वाले तो नहीं होंगे ना, वो तो कोई डिफरेंट इनकोडिंग होगी। तो उसके अंदर आप कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और उसका फिर नुकसान क्या होता है कि अगर आपका कोई कंप्रेस्ड है
जहाँ इंग्लिश के लफ्ज नहीं है उसके अंदर कोई नंबर है या कोई और चीज़ है, तो अब इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रॉपर्टीज थी, जो बिहेवियर था, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा ना। यानी द होना चाहिए, नहीं होगा, एंड, स्पेस, फुल स्टॉप ये होने चाहिए, नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने जितनी बात की है वो इसी अजम्पशन पे की है कि आपके पास साफ सुथरी इंग्लिश वाला लफ्ज है, टेक्स्ट है। वो भी इंग्लिश नहीं है जो कि आप स्लैंग लिखते हैं ना मोबाइल पे, प्लीज की जगह PLG लिख दिया। पहले ऑब्वियसली यहाँ पे आप प्लीज सर्च करेंगे, अगले बंदे ने PLG लिखा हुआ है या PLS लिखा हुआ है, तो वो तो नहीं मिलेगा ना। तो मैंने अज्यूम किया कि प्योर इंग्लिश है। और हैविंग सेड दैट, एज अटैकर्स आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर आपने किसी सिस्टम पे ब्रेक इन करना है तो फिर उसके बारे में कुछ आपको बैकग्राउंड नॉलेज हो। यानी मुझे पता हो कि ये टेक्स्ट फाइल है, इसके अंदर सादा इंग्लिश है कि SMS वाली इंग्लिश है, ये फाइल जो है रॉ फाइल है कि कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड है तो कौन सा वाला हफमेंट की इस्तेमाल हुआ है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, फिर ही मैं अटैक कर सकता हूँ। ठीक है, तो any questions before we move on to the final topic? All right. All right, अब आखिरी बात है कि हम क्या करना चाहते हैं। एक चीज तो साबित होगी इस क्लास में कि एक्सॉर इंक्रिप्शन जो है उसमें अगर की रिपीट हो रही है तो वो वीक है, और उसे बड़े आराम से आप अपने घर पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के ब्रेक कर सकते हैं। अब अगली चीज है कि हमने कैसे डिजाइन करना है एक ऐसा सिस्टम जो कि क्रिप्ट एनालिसिस को आइडियली इम्यून हो। आइडियली मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, ठीक है। वैसे जो है इम्यून एक बहुत बड़ा लफ्ज है, यूजली कोई ना कोई वीकनेस निकल ही आती है, क्यों आती है वो बहुत बाद में जाके देखेंगे। पर खैर हमारा गोल है कि हम किसी तरीके से बिल्कुल ही इम्यून हो जाएं, क्रिप्ट एनालिसिस बेस्ड अटैक्स ना हो सके। ठीक है, तो एक चीज है डिफ्यूजन एंड कंफ्यूजन, कि बेसिकली अटैकर है उसके पास नॉलेज है स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज की जो प्लेन टेक्स्ट है। यानी आपको पता था कि इंग्लिश में द होता है, इंग्लिश में दिस, इज, दैट, इस तरह के लफ्ज होते हैं। आपको पता था इंग्लिश में स्पेस होती है, आपको पता था कि फुल स्टॉप बहुत कॉमन होता है। ठीक है, तो हमने इन प्रॉपर्टीज को जो है किसी तरीके से मैसअप कर देना है। जो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज है वो डॉक्यूमेंट में उन प्रॉपर्टीज को हमने मैसअप करना है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था शैनन, लॉर्ड शैनन, उसने बेसिकली सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन नेटवर्क का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था, और उसका गोल क्या था? एक था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या मतलब है कि जो स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल स्पेस है, द है, डॉट है, इन सारों को आपने डिफ्यूज करना है, स्प्रेड आउट करना है टेक्स्ट के ऊपर। ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि द जो है बहुत ज्यादा दफा एग्जिस्ट कर रहा है, तो किसी तरीके से उसको आप स्प्रेड आउट कर दें कि डी कहीं पे हो, एच कहीं पे हो, या पे एक दफा द का कोड कुछ है, किसी और दफा द का कोड कुछ और हो जाए। और दूसरी चीज थी कंफ्यूजन। कंफ्यूजन ये है कि आपका जो साइफर टेक्स्ट है और जो की है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो आप बिल्कुल ही बहुत डिफिकल्ट करते हैं। इस जुमले का क्या मतलब है? पीछे जो मैंने आपको एग्जांपल कराया है उसमें की और टेक्स्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप थी? सिंपल रिलेशनशिप थी कि फॉर एग्जांपल 4 बाइट की है, तो जो पहले 4 बाइट हैं टेक्स्ट के वो उस की के साथ इंक्रिप्ट होंगे, फिर अगले 4 बाइट वो इंक्रिप्ट होंगे। यानी आपको ये चीज तो पता है ना कि पहले से चौथी बाइट तक जो है वो की से इंक्रिप्टेड है, फिर चौथी से लेके 8वीं बाइट तक वो की से इंक्रिप्टेड है। आइडियली क्या होना चाहिए कि अगर की है तो कहीं पे पहली से चौथी बाइट के साथ इंक्रिप्ट किया हो, कहीं पे चौथी से 8वीं ना हो, तीसरी से 7वीं हो जाए। तो अब ये अंदाजा करना कि ये पहले 4 है कि बीच वाले 4 है कि कौन से वाले 4 है, वो मुश्किल हो जाता है। तो वो बेसिकली कंफ्यूजन है कि रिलेशनशिप जो है की और टेक्स्ट के बीच में वो बिल्कुल आप किसी तरीके से उसका अंदाजा लगाना जो है वो मुश्किल करता है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो है ये फेस्टल साइफर स्ट्रक्चर है। मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करना भूल गया था, तो मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है?
आपकी एक की है, ठीक है, एक की है, उस की से आपने मल्टीपल सब की जनरेट की है, इन दिस केस K1 K2, ये सब की है, ये ओरिजिनल की नहीं है, ये उस की से आपने डिफरेंट की जनरेट किया। अगली चीज क्या है, अगला पॉइंट है कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, यानी जिस ब्लॉक को आप अभी इंक्रिप्ट कर रहे हैं, पूरा प्लेन टेक्स्ट है, सिर्फ ब्लॉक की अभी बात हो रही है, तो उस ब्लॉक को आपने जो है दो हिस्सों में तकसीम करना है, एक राइट हाफ है, एक लेफ्ट हाफ है, सही है। अगला पॉइंट क्या है कि जो राइट हाफ था वो आप एक राउंड फंक्शन के अंदर भेजेंगे। राउंड बेसिकली होता है, ये राउंड 1 है, फिर राउंड 2 है, यानी जितनी दफा ये प्रोसेस रिपीट हो रही है उस सारे को आप राउंड कहते हैं। पहले राउंड 1 में वो चीज होगी, फिर वही काम राउंड 2 में होता है, फिर राउंड 3 में, और जितने भी राउंड है, तो हर राउंड में एक अपना फंक्शन होता है। उस फंक्शन के अंदर क्या होता है अभी छोड़ना है, ठीक है। उस फंक्शन में कुछ भी हो सकता है, वो डिजाइनर आपने डिसाइड करने कि फंक्शन क्या करेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि जो राइट हैंड वाला, राइट हाफ जो था, उसमें जितनी भी बिट्स थी वो आप इस फंक्शन में फीड करेंगे। उसके अलावा जो उस राउंड की सब की थी वो भी इस राउंड फंक्शन को आप फीड करेंगे, और इसकी जो आउटपुट है, जो राइट हाफ इस फंक्शन के अंदर आपको नजर आ रहा है कि अंदर दाखिल हो रहा है, फिर से बाहर निकल रहा है, तो ये फंक्शन राइट हाफ वाली जो बिट्स थी उनको कोई चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। राइट हाफ वाली जो बिट्स थी, जब आपने राउंड फंक्शन को फीड की तो वही बिट्स एज इज अनचेंज बाय निकल आएंगे सर, और वो जो बिट्स हैं वो अगले राउंड में लेफ्ट हाफ मान जाएगा, ठीक है। अगेन जो पहले ब्लॉक की लेफ्ट हाफ वाली बिट्स थी वो आप जो राउंड फंक्शन था उसकी आउटपुट के साथ एक्सऑर करेंगे, और वो जो आउटपुट देगा वो आपके अगले राउंड में राइट हैंड वाली बिट्स बन जाएगी, ठीक है। मैं जरा इसके ऊपर शो कर दूं एनोटेट करके, एक मिनट। क्या हो रहा है, राइट हैंड वाली बिट्स आई इस राउंड फंक्शन में, उनमें कोई चेंज नहीं हुई, और वो अगले राउंड के लिए लेफ्ट हैंड की बिट्स बन गई। जो लेफ्ट हैंड वाली बिट्स थी, लेफ्ट हाफ वाली, वो और इस फंक्शन का जो आउटपुट था वो, उन दोनों को एक्सॉर किया, और उसका जो रिजल्ट है वो अगले राउंड में राइट हैंड वाली बिट्स बन जाएगी, राइट हाफ वाली बिट्स, ठीक है। ये क्लियर हुआ है। अब जहां पे हमने किया, जहां पे बेसिकली हो क्या रहा है, जो स्वैपिंग वाला पार्ट हो रहा है, क्या जी लेफ्ट हैंड वाली चीज राइट हैंड वाली बन जाती है अगले राउंड में, और राइट हैंड वाली चीज लेफ्ट हैंड वाली बन जाती है अगले राउंड में, जो आपने स्वैप कर दिया है। तो ये बेसिकली परम्यूटेशन वाला पार्ट है, ठीक है। और जो आपने लेफ्ट हैंड वाली बिट्स के ऊपर एक्सऑर ऑपरेशन किया था वो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है। परम्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या फर्क होता है, हमने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जब भी आप इंक्रिप्शन करते हैं तो आप दो ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो भी वैल्यू थी उसको आपने किसी और वैल्यू से चेंज कर दिया, यानी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर इंग्लिश में ए लिखा हुआ है तो साइफर टेक्स्ट में आप A+2 करते हैं, तो साइफर टेक्स्ट में क्या होगा, C लिखा होगा, तो आपने एक कैरेक्टर को दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक ये ऑपरेशन होता था, दूसरा ऑपरेशन था ट्रांसपोजिशन का, जब परम्यूटेशन कहते हैं। वो ऑपरेशन क्या था कि आपने जो भी चीज है उसका ऑर्डर ही चेंज कर दिया, यानी हेलो है तो LEOH लफ्ज वही है, उनका ऑर्डर चेंज हो गया, तो ये दूसरा ऑपरेशन था। इस केस में दोनों ऑपरेशन हो गए, परम्यूटेशन या ट्रांसपोजिशन भी हो रही है जब आप फर्स्ट हाफ को राइट हाफ को लेफ्ट में ले जाते हैं अगले राउंड में, और लेफ्ट हाफ को राइट में ले जाते हैं, और दूसरी जो सब्स्टिट्यूशन है वो भी यहाँ पे हो रही है कि आपका जो भी लेफ्ट हाफ वाले बिट्स थी उनको जब आपने एक्सऑर किया तो चेंज हो गई, तो आपने उसको किसी और चीज से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें करके आप इस सिस्टम को ज्यादा सिक्योर कर देते हैं, और इस तरीके से मल्टीपल राउंड होते हैं, नॉट कि एक राउंड है, मल्टीपल राउंड होते हैं।
और डिक्रिप्शन क्या होगी, ये तो हमने इंक्रिप्शन किया है। डिक्रिप्शन जो है इसका रिवर्स हो जाएगा कि बेसिकली आपने साइफर टेक्स्ट जो है वो इसे इनपुट करना है इसी एल्गोरिदम को, और की जो है सब की जो आप इनपुट कर रहे थे, इस केस में क्या था, पहले आपने K1 इनपुट किया, अगले राउंड में K2 इनपुट किया, अगले राउंड में K3 इनपुट किया। यहाँ पे क्या होगा, पहले राउंड में आखिरी वाली K जो है वो इनपुट करेंगे, फिर उससे अगला पहला राउंड है, फिर दूसरा राउंड होगा तो उसमें सेकंड लास्ट K आएगा, थर्ड राउंड में थर्ड लास्ट K इनपुट किया जाएगा। तो बस ये आप स्टेप कर लें तो आपका जो इंक्रिप्शन थी वो इंक्रिप्शन है वो डिक्रिप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको कोई एल्गोरिथम चेंज नहीं करना पड़ा, बस कीज का सीक्वेंस जो है वो आप रिवर्स कर दें, तो वही चीज वही प्रोग्राम आपकी इंक्रिप्शन की बजाय डिक्रिप्शन कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है ब्लॉक साइज आप सेट करते हैं कि आपका जो भी इनपुट आपने ब्लॉक लिया है वो कितने बाइट्स का होगा, 4 बाइट 8 बाइट कितने बाइट्स का। ठीक है, जितना बड़ा ब्लॉक है उतनी ज्यादा सिक्योरिटी है। फिर की साइज जितनी बड़ी की होगी उसका सिक्योरिटी उतनी ज्यादा होगी, पर ऑब्वियसली जितनी बड़ी की है फिर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन उतनी ज्यादा स्लो हो जाएगी। फिर नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, यूजुअली 10 से 16 राउंड होते हैं, आपने एक टेक्स्ट को एन्क्रिप्ट करना है। फिर सब की जनरेशन और राउंड फंक्शन के मैंने ये तो आपको क्या दिए कि की से सब की आप बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उसमें हमने बात नहीं की। सिमिलरली मैंने ये कहा कि हर राउंड के अंदर एक राउंड फंक्शन होता है, और राउंड फंक्शन क्या करता है वो भी मैंने आपको भी नहीं बताया। तो वो भी आप जितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा आपका क्रिप्ट एनालिसिस उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप चाहते हैं कि उसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने काम किया था इस चीज से। जहां पे आप देख रहे हैं कि अगर इस फिस्टल साइफर को कंपेयर करें एक्सॉल साइफर से तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे हर स्टेप के अंदर आपका ऑर्डर भी चेंज हो रहा है और टेक्स्ट की जो बिट्स थी वो भी चेंज हो रही है। जब हम एक्सॉल साइफर करते थे तो ऑर्डर चेंज नहीं होता था, सिर्फ बिट्स चेंज होती थी, और वहां पे आपको ये भी पता था कि एक की है वो कहां से कहां तक एक्सॉल हो रहा है यानी ब्लॉक, फिर अगला ब्लॉक कहां से कहां तक है जिसके साथ एक्सॉल हो रहा है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते, यहाँ पे उस की से हर राउंड में एक फर्क सब की बन रही है। ठीक है, तो ये सारा जो है आप एक एडेड प्रोटेक्शन लेके आते हैं। तो ये एक ब्रॉड लेवल पे एक मॉडल है जिसे आप फॉलो करके एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम बनाते हैं। ये ऐसा हम बाद में जो एल्गोरिथम देखेंगे वो ये चीज इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, ये मॉडल या आर्किटेक्चर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, एनी क्वेश्चन क्लास? ऑल राइट, थैंक यू, लास्ट